जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग डेली बेस पर बिहार के बारे में देख रहे हैं। बिहार, पिछले क्लास में बिहार से संबंधित हम लोग बिहार का भौगोलिक क्षेत्र देखे थे, फिर बिहार का परिचय देखे। आज भी वही परिचय के बाद बिहार के आगे इतिहास देखेंगे। बिहार का इतिहास देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास है ना, क्या हुआ करता है बिहार का इतिहास, आज हम लोग देखते हैं। चलिए, बिहार का इतिहास। पिछले क्लास में आपको क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक भी किए होंगे, शेयर भी किए होंगे। इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे और कमेंट करके बताएंगे क्या कमी रह गया है और क्या इसमें और कुछ बताना ज़रूरी था, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 2। अध्याय 2 के बारे में हम लोग पढ़े। अध्याय 1 हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, बिहार का इतिहास। आज हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में देखेंगे। क्या हुआ करता है बिहार के इतिहास, बिहार नाम कैसे पड़ा, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं बारी बारी से। जैसा कि लिखा गया है, बिहार के प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखते हैं कि बिहार का प्राचीन जो है क्या क्या स्रोत हुआ करते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया। एक साहित्यिक साक्ष्य से हम लोग बिहार के देखेंगे, यात्रा वृत्तांत से देखेंगे बिहार को कि मतलब बिहार में साहित्य क्या क्या मिलते हैं, साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, उस वो माध्यम से बिहार के इतिहास को देखेंगे। दूसरी बात कि यात्रा वृत्तांत के बारे में देखते हैं कि बिहार में कौन कौन सा लोग आते हैं और क्या क्या बिहार के बारे में कह के जाते हैं। इससे भी हम लोग, इससे यात्रा जो लोग करते हैं, इससे भी हम लोग बिहार के बारे में सोर्स मिलेंगे, है ना, सोर्स मिलेंगे। और पुरातात्विक साक्ष्य से भी हम लोग बिहार के देखेंगे। हालांकि हालांकि ये जो तीनों चैप्टर जो लिखा गया है, इससे हमको बिहार नहीं बल्कि भारत के बारे में भी हमको जानकारी मिलेंगे, है ना। लेकिन जो जिसके जैसे जैसे आप लिखा गया है यात्रा, जैसे मेगास्थनीज और फहियान, हैंसंग, इत्सिंग, इस सब के बारे में पूरा भारत में पढ़ना है, लेकिन इसका बिहार में भी योगदान हुआ करता है। बिहार में इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, सब हम लोग बारी बारी समझेंगे, है ना। आइए देखिए, यहाँ पर बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। इसमें हम लोग साहित्य का जो साहित्यक है, साहित्यक में भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। क्या क्या? साहित्यक में एक धार्मिक साहित्य देखेंगे, एक लौकिक साहित्य देखेंगे। धार्मिक और लौकिक क्या है सब समझेंगे बारी बारी से। धार्मिक के हम लोग ऋग्वेद देखेंगे, बिहार से संबंधित यजुर्वेद देखेंगे, अथर्ववेद देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण देखेंगे, अंगुत्तर निकाय देखेंगे। ये सब पूरा बिहार का साक्ष्य यहाँ पे मिलेगा, सोर्स मिलेगा, है ना। दीर्घ निकाय से बिहार का स्रोत मिलता है, विनय पिटक से भी मिलता है, भगवत सूत्र से, यहाँ तक लगा कि रामायण क्या है, रामायण महाभारत विभिन्न पुराणों से आपको मिलते हैं। बिहार के साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। वही आपको यहाँ लिखा गया है कि लौकिक साक्ष्य के बारे में देखेंगे क्या बताया गया है। इसको 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। और शास्त्र से भी हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म का इतिहास से भी हम लोग देखेंगे, है ना। और रामचरितमानस से भी हम लोग देखेंगे, है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? ये आपको हम लोग साहित्यिक देखेंगे। वही अगर हम बात करते हैं यात्रा में क्या क्या है, तो मेगास्थनीज की इंडिका बुक से हमको बिहार के साक्ष्य मिलता है, फहियान की यात्रा से मिलता है, अहिंसंग का जो बुक हुआ करता है उससे प्राप्त होता है। पुरातात्विक में देखते हैं कि अशोक के स्तंभ से बिहार के बारे में साक्ष्य मिलेगा, अशोक के शिलालेख से बिहार के बारे में साक्ष्य मिलेगा, गुप्तकालीन अभिलेख से भी साक्ष्य मिलेगा, नालंदा बिहार अवशेष से भी साक्ष्य मिलेगा, मूर्ति से साक्ष्य मिलेगा, सिक्का से साक्ष्य मिलेगा, मृतभांड से साक्ष्य मिलेगा। विभिन्न उपकरणों से साथ में चित्र के साथ साथ क्या करते हैं, बिहार का ऐतिहासिक स्रोत मिलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में? ये आपको बता दिया गया कि इसी से हम बिहार क्या करेंगे, बिहार का स्रोत मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे। चलिए आइए हम लोग बिहार का प्राचीन बिहार, बिहार को भी हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक प्राचीन बिहार बांटेंगे, एक मध्यकालीन बिहार बांटेंगे और एक आधुनिक बांटेंगे। 3 भागों में बांट के इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आइए पहले प्राचीन बिहार के बारे में देखते हैं, क्या है प्राचीन बिहार, इसके बारे में देखते हैं। बोले यहाँ पे लिखा गया है प्राचीन बिहार, ठीक है। बिहार का इतिहास
उतना ही प्राचीन है जितना भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। देखिए, बिहार के साथ साथ हम लोग कहाँ तुलना कर रहे हैं, भारत के साथ तुलना कर रहे हैं। बिहार समृद्धशाली एवं वैभवशाली इतिहास से संपन्न भूमि है, जिसका उल्लेख विभिन्न रूपों एवं नामों से, जैसे वेदों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों या जैसे धार्मिक साहित्य, वेद से तो हमने बात कर दी। जैसे धार्मिक साहित्य में क्या, यात्रा वृत्तांत से, स्मरणों से आदि गैर धार्मिक इतिहासों में किया गया है। मतलब बहुत सारे इतिहास सोर्स है, बहुत जगह इतिहास में इसका बिहार के बारे में चर्चा किया गया है ना। उपयुक्त लिखित स्रोतों की अगर बात करते हैं तो अभिलेख, प्राचीन भवनों के अवशेष, मूर्ति मूर्ति और आगे हम आदि पुरातात्विक साक्ष्य भी बिहार के समृद्ध इतिहास एवं भारतीय इतिहास में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है ना। बिहार के इतिहास में, बिहार के इतिहास में नाम है, लेकिन पूरा भारत के इतिहास भी यहाँ चर्चा कर लेंगे। लेकिन बिहार बिहार के वजह से भारत का भी नाम रोशन किया, नाम रोशन हुआ। देखते हैं किस वजह से, बिहार की वजह से भारत का भी नाम रोशन हुआ है ना। आगे देखते हैं। जैसे जैसे बात करते हैं बिहार में बुद्ध का आगमन होता है, महावीर का आगमन होता है, बड़ा बड़ा पुराना पुराना विश्वविद्यालय हुआ करते हैं। इसकी वजह से पूरा भारत का नाम रोशन होते हैं। चलिए इसी देखते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वेद जानते हैं कि 4 गो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जिसमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद, इसमें बिहार का भी उल्लेख मिलता है। जहाँ इनके लिए किकट किरात शब्द का प्रयोग किया गया। बिहार का कौन सा नाम से प्रयोग किया गया है, किस शब्द से? तो बिहार को बोला जाता था ऋग्वेद में किकट। क्या बोला जाता था? किकट शब्द का प्रयोग किया गया। अथर्ववेद एवं पंचविंश में भी प्राचीन बिहार का वर्णन मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र के निवासियों के लिए वार्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में किसके क्या किया गया है? वार्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछता है कि ऋग्वेद में कौन से शब्द किए गए बिहार के, तो किकट का। आप बिहार की तैयारी, जैसे जनरल तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप बीएसएससी में अगर आते हैं तो बीएसएससी या बिहार पुलिस के बारे में बात करते हैं, दरोगा के बारे में बात करते हैं, बीपीएससी के बारे में बात करते हैं, या स्टेट पीसीएस के बारे में बात करते हैं। ये सब बिहार से सवाल आपको मिलता है। जैसे बीपीएससी के बारे में बात करेंगे ना, तो लगभग 15 से 20 सवाल कहाँ से मिलते हैं? बिहार के इतिहास से मिलते हैं, है ना। यही सब सवाल आते हैं, आपको कठिन कठिन सवाल पूछ देते हैं। आइए अगला स्लाइड में आते हैं। उत्खनन से प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक स्रोत से बिहार के संदर्भ में विभिन्न सूचनाएं मिलती है। जैसे बिहार में मुंगेर से पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण कालीन छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। वही चिरांद बिहार में है, सारण में पड़ता है चिरांद से नवपाषाण युगीन वस्तु प्राप्त हुए हैं। वही चिरांद सारण से चिरांद कहाँ पर? सारण में। चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सोनपुर, सारण, मेनुआर, रोहतास से ताम्रप्रसाद युगीन वस्तुओं एवं मृत भांड का प्राप्त हुआ है। ये देखिए जो लिखा गया है ना, जगह के साथ में जिला का नाम दे दिया गया है। आपको जगह के साथ में जिला का मिलान करने के लिए भी आ जाता है ना। जगह के साथ जिला का मिलान करने के लिए भी आ जाता है। इसको आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे, है ना। चलिए आगे लिखा गया कि नवपाषाणिक उपकरण भीमबांध मुंगेर, केऊर, गया, सेनुआर, रोहतास, चेचर, वैशाली, कुतुबपुर, हाजीपुर, चिरांद, छपरा से प्राप्त हुए। नवपाषाण उपकरण प्राप्त हुए, है ना। जबकि यहाँ पर बात कर रहे थे पूरा पाषाण या मध्य पाषाण के बारे में बात कर रहे थे। आगे देखिए, वैशाली से ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृत भांड प्राप्त हुए हैं, तथा बक्सर एवं चिरांद से उत्तरी काले चमकीले मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये सब आपको साक्ष्य बोल देता है कि साक्ष्य कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। आगे आइए, थोड़ा सा बिहार के बारे में और चर्चा करते हैं। क्या है कि बिहार में आर्यों का आगमन, और थोड़ा सा अगर आपको साफ नहीं पहचान आ रहा होगा तो देखेंगे, क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा सा देखेंगे, है ना। बिहार में देखिए यहाँ के साथ देखते हैं, बिहार में आर्यों का आगमन। बिहार में आर्यों का आगमन क्या कहते हैं कि बिहार में आर्यों का आगमन
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब यह सवाल आ गया ईसा पूर्व क्या है? तो मानते हैं एक ईसा मसीह हुआ करते। ईसा मसीह का जन्म से पहले जो थे ना, गिनती उल्टा ही गिनाते थे। क्या गिनाते थे? उल्टा ही गिनाते थे, है ना? जैसे आपको उल्टा, जब मान लेते कि अज्ञात समय, मान लीजिए कि अज्ञात समय 100, 100 से 99, 99 के बाद 98, 97 ऐसे करते करते कहाँ तक है? 1 तक लाए। और वही ईसा मसीह के जन्म के बाद ये जो पहले ईसा मसीह के पूर्व है तो इसको ईसा पूर्व बोला था। तो जन्म के बाद जो होते हैं गिनती 1 2 3 4 होते होते 2000 कितना आ गया? 2024। ये आपको सीधा गिनती। इधर बोलते हैं ईस्वी, जबकि इधर बोलते हैं क्या चीज़? ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के इस काल को बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 से 6000 तक उल्टी गिनती गिना रहा है कि ना, 1000 के बाद कितना आया? 600 आया। यह संभावना व्यक्त की जाती है, सिर्फ माना जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है कि अथर्ववेद की रचना के समय आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया, परंतु आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय में शुरू किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? वही आगे हम बात करते हैं कि वैदिक कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में गंगा नदी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर तथा काटकर साफ करने की चर्चा मिलता है। कहाँ मिलता है? तो वैदिक कालीन शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता है ना? वही शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का वर्णन है, जिसमें माधव अपने पुत्र गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदनिरा मतलब गंडक नदी तक पहुँचते हैं तथा इस प्रक्रिया में जंगलों का नष्ट किया गया और बोला जाता है कि यहाँ पर आर्य क्या होते हैं? आगमन होते हैं, है ना? ये आपको पॉइंट मिलते हैं। आगे चलते हैं कि विभिन्न बौद्ध साहित्य जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, सूत पिटक तथा जैन बुद्ध से हो गया तथा जैन से बात करते हैं तो भगवत सूत्र से बिहार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब बिहार का जानकारी बहुत जगह से प्राप्त होते हैं, है ना? अगली पॉइंट क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व से पूर्व में संगठित राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें क्या बोलते हैं? महाजनपद कहा गया, है ना? महाजनपदों के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा अंगुत्तर निकाय भागवती सूत्र में मिलती है। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई। कितना? 16 महाजनपद, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में हुआ करते हैं। कौन कौन? मगध, वजी और अंग। ये आप ध्यान से याद कर लेंगे। मगध, वजी, अगर नहीं चिन्हा रहा तो लिख देते हैं वजी और क्या? अंग। ये आपको 3 बिहार में स्थित है ना? जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में आगे देखते हैं। भगवत सूत्र में वैशाली के विरुद्ध मगध साम्राज्य के द्वारा उपयोग में लाए गए अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख भी चर्चा किया जाता है, उल्लेख किया गया है। प्राचीन बिहार के संदर्भ में विदेशी यात्रियों के विवरण से भी महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों में मेगास्मिथ के बारे में अगर बात करते हैं, फहियान के बारे में बात करते हैं, हैंडसम के आदि प्रमुख जो लोग हुआ करते हैं, यात्रा करके कहाँ आते हैं? बिहार की तरफ। अब क्यों बिहार की तरफ आते हैं, अब देखते हैं। अगला, अगर वही विदेशी यात्री में तो ये बात के लिए यूनानी यात्री में बात करते हैं, मेगास्मिथ जो हुआ करता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आते हैं। किसके समय में आते हैं? पहली बात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है मेगास्मिथ। लेकिन कौन है? सिकंदर का सेनापति है ना, सेल्यूकस निकेटर, इसका ही राजदूत बन के आते हैं। सिकंदर का नहीं, सिकंदर जैसे यहाँ पर सिकंदर है, कौन है? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर कौन है? अब इनका राजदूत बनकर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्मिथ ने अपनी भारत यात्रा का विवरण इंडिका नामक बुक में किया है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री भी आता है जिनका नाम था फहियान, भारत आया। एक अन्य चीनी यात्री के बारे में बात करते हैं, हैंगसोंग।
ये किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में। यही आपसे सवाल करता है कि मेगा असनिस किसके समय में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। वही अगर बात करते तो फहियान किसके समय में आया? तो फहियान के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। वही हम बात करते हैं कि हैंसुंग किसके समय में आया? तो हर्षवर्धन के समय में, है ना। जिसने जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय के विषयों के विस्तृत वर्णन किया है। यही नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, बड़े बड़े विदेशियों को क्या कर दिया? विद्वान विद्वान विदेशियों को भारत में बुला दिया, है ना। आइए, 7वीं सदी में एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया था। इसका यात्रा विवरण से भी बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बिहार के इतिहास के संदर्भ में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ की पुस्तक बौद्ध धर्म के इतिहास एवं मध्यांकर नंदी की रचना रामचरित्र से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह सब आपको जानकारी सोर्स था, बिहार का सोर्स। अब आते हैं हम लोग बिहार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बिहार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बात किए, कहाँ से बात किए? तो हम लोग बात किए 1000 से कहाँ तक ला? 1000 से कहाँ तक हम लोग बात किए? 600 तक, है ना। 1000 से 600 तक हम लोग बात करना है। तो 1000 से 600 तक हम लोग आ गए। अब 600 के बाद हम लोग देखते हैं क्या है 600 के बाद। भारत में विशाल एवं संगठित राज्यों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। इस काल में 16 महाजनपदों और 10 गणराज्य का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों से मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जिसमें से 3 सबसे शक्तिशाली महाजनपद अंग, वजी, संग और मगध बिहार में स्थित है। अंग, वजी और मगध ये तीनों बिहार में स्थित है। तो सबसे शक्तिशाली हुआ करते हैं, है ना। आगे आइए, जिसमें एक विदेह के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा विदेह के बारे में देखते हैं। विदेह क्या है? विदेह के इतिहास की चर्चा सर्वप्रथम यजुर्वेद में की गई है। माना जाता है कि विदेह के बारे में बात करते हैं ना, तो यजुर्वेद में किया गया। माना जाता है कि इस राजवंश की राजधानी सूर्यवंशी, इस राजवंश की स्थापना सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने की थी। इस वंश के एक अन्य राजा मिथिजनक द्वारा मिथिला राज्य की स्थापना किया गया। मिथिजनक द्वारा मिथिला राज्य की स्थापना की गई। रामायण में वर्णित, आगे देखते हैं अगली पॉइंट। रामायण में वर्णित सिरध्वज जनक इस वंश के 25वें राजा थे। सिरध्वज जनक थे ना, जनक, जिसको हम लोग आमतौर पर जनक जानते हैं, जिसे सीता जी का पिताजी, सीता जी का जो पिताजी है, सीता जी का पिताजी जिनको जनक बोलते हैं, तो नाम पूरा को चाहिए तो सिरध्वज जनक इस वंश के 25वें राजा थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह कौशल अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम से विवाहित हुआ था, है ना। तो ये आप एक नया आपको सीखने के मिला, देखने के लिए कि जनक जो हुआ करते हैं, जनक मतलब राजा होता है, लेकिन उनका नाम का जो था तो विदेह वंश के शासक थे। 25वें शासक हुआ कर जिसका नाम था सिरध्वज। यहाँ तक समझ में आएगा। इस वंश का अंतिम राजा करल जनक थे। कौन थे? करल जनक। तत्पश्चात मगध के राजा महाजनपद ने विदेह राज्यों को अपने राज्यों में सम्मिलित कर लिया। वर्तमान में विदेह को मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? वर्तमान में मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा वैशाली के बारे में देख लेते हैं। वैशाली के बारे में भी विदेह कैसे देखे, उसी वैशाली के बारे में देख लेते हैं। वैशाली का उदय कैसे हुआ, इसका नाम गठन कैसे हुआ, है ना। इस क्षेत्र में वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश द्वारा शासन करने के परिणाम मिलते हैं। इस वंश की स्थापना मनु के पुत्र नमोदिष्ट द्वारा की गई थी, जिसमें कुल 33 राजा हुए, जिनमें से 24वें राजा विशाल द्वारा वैशाली शहर की स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया? विशाल द्वारा वैशाली शहर की स्थापना किए गए, है ना। इसके बारे में
वैशाली के बारे में थोड़ा सा और सोर्स क्या है देख लीजिए। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण तथा भागवत पुराण आदि में इस राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सुमति अथवा प्रगति को इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है। किसको? सुमति अथवा प्रगति को इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया, जहाँ से भगवान बुद्ध अपने उपदेश देते थे। वैशाली में बात कर रहे हैं ना, किसका स्थापना करवाया गया, निर्माण करवाया गया? तो कुटाग्रशाला में बैठकर भगवान बुद्ध क्या करते थे? अपना उपदेश देते थे, है ना। आइए थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा इसी के बारे में देखते हैं आगे। यहाँ तक अब हम लोग समझ गए, आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य बन गया था। इसकी पहचान वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ से की जाती है। मतलब कि वैशाली वर्तमान में कौन क्षेत्र में पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर जिला। तो मुजफ्फरपुर जिला कहाँ, किसका जिला है? तो बिहार का एक जिला हुआ करता है मुजफ्फरपुर। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, वैशाली का महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो वैशाली की स्थापना की गई थी। वो कब की गई? तो 750 ईसा पूर्व में। आपसे पूछेगा बिहार सवाल कि विश्व में, या बिहार क्या भारत में बात करते हैं कि विश्व में सबसे सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना वैशाली में हुई थी। वैशाली हुई थी, कब हुआ था? 750 ईसा पूर्व में। महावीर ने वैशाली में चतुर्मास व्यतीत किया था। वैशाली के लिच्छवियों का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में भी किया जाता है। किया गया है। वैशाली, आगे देखते हैं, वैशाली गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी थी। वैशाली जो हुआ करते गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया हुआ था। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बौद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बौद्ध में आपको 3 गो क्या किया गया था? बौद्ध संगीत किया गया था, 4 गो। तो जैसे इसमें दूसरा बौद्ध संगीत जो था ना, तो कालाशोक के ज़माने में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में आयोजन हुआ था। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपली, नर्तकी जो डांस करने वाली एक महिला हुआ करती है, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपली को वैशाली के नगर वधु की पदवी प्रदान की गई थी। बाद में वह बुद्ध की शिष्या बन गई। आपसे सवाल करता है कि बौद्ध धर्म में प्रथम महिला कौन आए थे? तो बौद्ध धर्म में प्रथम महिला इन्हीं का माता जी हुआ करते हैं, मतलब मौसी बोल सकते हैं, सौतेली माँ बोल सकते हैं, प्रजापति गौतमी। दूसरी अगर बात करते हैं तो आम्रपाली ही हुआ करती है ना। आगे पढ़ लिखते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने वैशाली प्रवास के दौरान आम्रपाली के घर भोजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर आम्रपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था, है ना। उद्यान समर्पित किए थे। और उसी समय से आम्रपाली क्या कर गए? तो गौतम बुद्ध का शिष्या बन गई। क्या बन गई? शिष्या बन गई। आगे आते हैं, शिष्या बन गई, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा इतना तक देख लिए। अब थोड़ा सा वजी के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? वजी, जो बिहार का महाजनपद हुआ करता है, वजी संघ देख लीजिए। इतिहासकारों तथा बुद्धकालीन साहित्यों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। कितने किया गया? 10 गणराज्यों का, जिसमें वजी संघ सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य था। वजी जो था ना, सबसे प्रतिष्ठित था। जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी वजी का उल्लेख मिलता है। भौगोलिक रूप से यह गंगा के उत्तर में नेपाल के तराइन तक विस्तृत है। नेपाल जो क्षेत्र हुआ करता है, जैसे आप हम लोग बिहार का मैप बनाते हैं, देखिए ये बिहार का मान लो कि मैप है। क्या है? बिहार का मान लेते कि मैप है बिहार। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, ये क्षेत्र यही बोल रहा है कि उत्तर में नेपाल के तराइन क्षेत्र में, नेपाल का जो तराइन क्षेत्र मिलता है, यहाँ तक विस्तृत हुआ करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। वजी संघ में संभवतः 8 सदस्य अष्टकुल थे, जिसमें वजी, लिच्छवी, गात्रिक एवं विदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ये चारों जो थे ना, चारों सदस्य में से
अष्टकुल में से ये 4 जो थे तो महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते, महत्वपूर्ण थे। आइए वजी के बारे में और बेहतर देखते हैं, क्या बोलता है, क्या लिखा गया है कि वजी वजी संघ के सदस्य कुल कितने थे। वजी संघ के सदस्य कुल, जैसे 8 का नाम लिखा होगा, तो देखिए वजी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह मिथिला बोला जाता है, उग्र माने हंथीग्राम, भोग या भोगनगर बोला जाता है, कुरु हस्तिनापुर से बोला जाता है, इक्ष्वाकु अयोध्या इसी को बोला जाता है। तो के हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 कितना 8 हो। ये 8 के बारे में हम बोले ना कि सदस्य अष्टकुल, तो अष्टकुल आपको यही देखने के लिए मिलता है ना। ये अष्टकुल के बारे में आप लिख सकते हैं कॉपी पर। आइए आगे देखते हैं। वाल्मीकि, क्या लिखा गया है कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत तथा अनेक पुराणों में वैशाली का उल्लेख किया गया है, वैशाली का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने लिच्छवी हेतु राज शब्दों पंजवी संघ शब्द का प्रयोग किया। मगध नरेश अजातशत्रु ने वजी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य मिलाया था। आपसे बोलता है कि मगध को जो वजी संघ को पराजित करके मगध मिलाने वाला कौन शासक हुआ करता है, तो मगध नरेश, नरेश मतलब शासक, राजा है ना, मगध शासक राजा। आइए अंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, अंग क्या है, अंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अंग के बारे में बोल रहा है कि अंग, अभी हम बताया कि बिहार में कौन कौन सा महाजनपद शामिल थे, तो यहाँ पर 3 गो होते हैं बिहार में। एक क्या बोले कि मगध, मगध के बाद क्या बोले दूसरा वजी बोले, और तीसरा क्या बोले, तीसरा आपको बोले अंग। अंग के राजधानी चंपा के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। आइए, लिखा गया है कि अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलते हैं। कहाँ मिलता है अंग का उल्लेख, सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलते हैं। अंग बोला है, अंग राज्य का संस्थापक, अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था, और अंग का संस्थापक अंगे थे, अंग नामक राजकुमार थे। यह क्षेत्र मगध तथा राजमहल वर्तमान में कहाँ पड़ता है, राजमहल झारखंड की पहाड़ियों के मध्य स्थित था, अंग। कोई दिक्कत यहाँ तक। अंग राज्य की प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी कहाँ थी, मालिनी थी, जिसका बाद में चंपा या चंपावती हो गया था। हेनसोंग ने इस स्थान के लिए चेनपो शब्द का प्रयोग किया था। हेनसोंग क्या बोल दिया, चैनिजवा से नाम धर देता है, चिंगचाओ से नाम धर दिया चेनपो। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार द्वारा अंग को अपने राज्य मगध में मिलाया गया, जिसे बिहार का एकीकरण हो गया, अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले भी शामिल हुए थे। अंग जो थे अंग महाजनपद में आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जो है ना, वो किसके क्षेत्र में थे, अंग। अभी बैक थोड़ा आते हैं, इसमें सवाल आपको करता है ना, सवाल क्या करेगा कि वजी को मगध में मिलाने वाले कौन थे, अजातशत्रु। वजी को मिलाया था तो अजातशत्रु, कहाँ मिलाया था तो मगध में। वही अगर हम अंग के बारे में बात करते हैं, अंग को मगध में मिलाने वाला कौन थे, तो बिंबिसार। ये सवाल आपको आता है ना, कि वजी संघ को कौन मिलाया था मगध में, तो अजातशत्रु, जबकि अंग को कौन मिलाया था मगध में, तो बिंबिसार मिलाए थे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। आइए अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कैसे इसका उत्कर्ष हुआ। तो देखते हैं, मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। देखिए जो जहाँ जिसका नाम को उल्लेख मिल रहा है ना, एक कॉपी पर नोट बना कर लिख लेंगे। जैसे मगध के बारे में कहाँ मिला, वजी के बारे में कहाँ मिला, अंग के बारे में कहाँ मिला, ये सब बारी बारी जो जहाँ मिला तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे, इसका उल्लेख लिखेंगे कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। ये आप कॉपी पर लिखने के बाद आपको याद करने में आसान हो जाएगा। क्या बोल रहे थे कि मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगर देखिए वैदिक साहित्य में मगध के लोग हेतु वार्ते शब्द का उल्लेख हुआ, जिसका अर्थ होता है पतित। क्या होता है, पतित। अथर्ववेद में जो प्रयोग किया गया इस शब्द का, उसका अर्थ क्या होता है, तो पतित हुआ करते हैं, पतित।
कोई दिक्कत है आप समझने में? आगे देखते हैं इसी में कि मगध राज का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। देखिए क्या दूसरा पॉइंट बोलता है कि मगध के महाभारत के अनुसार गंगा के दक्षिणी भाग में मगध तथा उत्तरी भाग में विदेह राज स्थित है। किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार कि गंगा के दक्षिणी भाग में मगध था जबकि उत्तरी भाग में विदेह था। इसकी सीमा पूर्व में चंपा से और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है, सोन नदी तक, तथा उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक विस्तृत है। इतना बड़ा क्या हुआ करता है मगध के बारे में? कहाँ चर्चा किया गया है? महाभारत में, है ना। मगध की राजधानी राजगीर अथवा राजगृह, जिसको गिरिवर्ज भी कहा जाता है ना। तो अब देखते हैं कि मगध में कौन कौन सा राज्य होते हैं, कौन कौन सा वंश होते हैं, इस सब के बारे में लोग बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए लिखा क्या गया है ऐसे कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, तो हम लोग जान गए। इसके अनुसार हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं अथर्ववेद के अनुसार कि इसमें हम लोग 3 वंश देखेंगे मगध में। एक हर्यक वंश देखेंगे, हर्यक वंश से पहले एक और वंश बात करेंगे, एक हर्यक वंश देखेंगे, शिशुनाग वंश देखेंगे, नंद वंश देखेंगे। हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल देख लेते हैं, इसके बाद शिशुनाग देखते हैं, इसके बाद नंद वंश देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश संस्थापक के बारे में बात करें तो बिंबिसार, इनका अलग नाम से भी जाना जाता है, कैसरोनिक के नाम से जाना जाता है ना। ये तो पितृहंता पुत्र, कहने का मतलब है कि पिता को हत्या करके शासक करने वाला पितृहंता पुत्र बोला जाता है। तो पितृहंता पुत्र कौन हुआ करते हैं? अजात शत्रु, कुनिक भी कहा जाता है। इनका शासनकाल कब से कब है? पहले हर्यक वंश पूरा देख लीजिए, 450 से ले 544 से लेकर 412 तक रहा है, जिसमें कुछ समय तक बिंदुसार भी रहे। अब इनका पुत्र एक हुआ करता है अजातशत्रु, वो 493 से लेकर 61 ईसा पूर्व तक थे, है ना। तो पितृहंता का मतलब है ना कि पिता का हत्या करके राजा बनने वाला, मतलब अब बेटा जब कहा होते थे तो पिता की हत्या करके खुद राजा बन जाते थे। तो अजातशत्रु जो थे बिंदुसार क्या किए थे? हत्या करके खुद राजा बन गए थे। इसी के बारे में माता के बारे में बात करते हैं, चेलना। पत्नी के बारे में बात करते हैं तो वजीरा, जो प्रसेनजीत की पुत्री हुआ करते। यहाँ पर दिया गया है, इसकी व्याख्या पीछे आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं। बारी बारी से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? जैसे आगे लिखा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। मतलब इस समय के अगर राजा बात करेंगे तो कौन हुआ करते हैं? अजातशत्रु, है ना। आगे लिखा है कि बुद्ध की शिक्षा एवं संधि के नियम का संकलन भी इसी के समय किया गया था। किसके समय किया गया था? अजातशत्रु के। सुत पिटक, विनय पिटक, ये सब आपको देखने को मिलता है। और फिर एक आगे लाइन दे दिया है कि पितृहंता, फिर इसको भी हत्या करके अगला इसी का पुत्र बनेगा, जिसका नाम क्या है? उदयन बनेगा। आगे हम लोग सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा व्याख्या कर दिया गया, तो इसको देख लेते हैं, सबके बारे में बारी बारी समझेंगे। इसका समय काल कितना से कहाँ तक है? इसका समय काल यहाँ से लेके आगे तक है। पितृहंता के बारे में आगे बात कर लिए। चलिए इसी में जैन धर्म का समर्थक हुआ करता है। ये बंदा क्या हो जाता है? तो जैन धर्म का समर्थक हुआ करता है, जैन धर्म का समर्थक हुआ करता है। इसका राजधानी के बारे में अगर बात करते हैं, राजधानी के बारे में, राजधानी परिवर्तन, राजगीर से बंदा क्या कर दिया था? तो पाटलिपुत्र लेके चल जाता है। पाटलिपुत्र पटना, जो कि गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर अवस्थित है। पाटलिपुत्र में कहाँ है? गंगा सोन नदी के संगम पर। इसका भी 3 पुत्र हुआ करते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जो इस वंश का क्या हुआ करता है? अंतिम शासक हुआ करता है। कौन? नागदशक। अब इधर हम लोग आते हैं शिशुनाग वंश में। अगर देखते हैं शिशुनाग वंश का भी समय आपको सामने दिख रहा है कि समय इतना साथ चलता है। इसका संस्थापक कौन? शिशुनाग ही हुआ करते हैं। थोड़ा विवरण देख लेते हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक युग अमात्य ने अपदस्थ
करके शिशुनाग वंश का नींव रख दी थी। मतलब नाग दशरथ को पराजित करके बंदी बना के, हालांकि इसके बाद डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद शिशुनाग वंश का स्थापना किया गया। इसका राजधानी शिशुनाग के बारे में बात करते हैं तो वैशाली। वैशाली के बात हुआ तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो कालाशोक या एक काकवर्ण के नाम से जाना जाता था एक व्यक्ति। इसका राजधानी अभी परिवर्तन कर दिया। ये क्या करता है तो पाटलिपुत्र कहता है। कहाँ से कहता है पाटलिपुत्र? तो वैशाली से। इसका समय कालाशोक के समय में कालाशोक के समय में भी दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। पहला किसके समय में हम लोग बात किए तो अजात शत्रु के बारे में बात किए, है ना। पहला किसके बारे में बात किए तो अजात शत्रु के बारे में। दूसरे क्या कर रहे हैं तो कालाशोक के बारे में। तो द्वितीय बौद्ध संगीत, इसका आयोजन वैशाली में सबकामी की अध्यक्षता में हुआ था। जबकि प्रथम बोलेंगे तो महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था। तो बौद्ध संघ का विभक्त हुआ था। इसी समय बौद्ध संघ में क्या क्या किया गया? स्थविर महासंघिक शब्द बात किया गया। और इस वंश का अंतिम, हालांकि महासंघिक क्या है हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट दिया गया, थोड़ा देख लेते हैं। इस वंश का अंतिम शासक के बारे में बात करेंगे तो नंदीवर्धन हुआ करता है। आपको क्या बोलते हैं, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है तो नंदीवर्धन। वही हम लोग आते हैं नंद वंश के बारे में, जो जैन धर्म के समर्थक हुआ करता है नंद वंश के बारे में आते हैं। तो समय कहाँ से कहाँ तक है? 344 से 321 तक ला, यहाँ तक ला है। संस्थापक के बारे में करते तो महानंदन, जिसको महापद्मानंद भी बोला जाता है, उग्रसेन भी बोला जाता है, 3-4 नाम से बंदा जाना जाता है। ये उपाधि भी धारण किया था, एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण किया था। भार्गव के बारे में बात कर रहे हैं तो परशुराम का अवतार ही मानता था। और सर्व छत्रात्मक के बारे में इसका मतलब क्या कहता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला क्या बोलाता है? छत्रात्मक। ठीक है। मित्र के बारे में बात करते हैं तो व्याकरणाचार्य पाणिनि के बारे में, मित्रता के बारे में बात करते हैं। इसका 8 पुत्र हुआ करते हैं। कितना पुत्र थे? 8 पुत्र। कौन कौन 8 पुत्र थे देख लीजिए। 8 पुत्र। अब 8 पुत्र जो थे ना 100 वर्ष तक शासन चलाते हैं। जैसे पांडुक थे, पांडुगत्ति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभी पासक, दर्शा सिद्धक, केवर्त, घनानंद जो अंतिम पुत्र जो था, अंतिम शासक हुआ करता है। अंतिम शासक सिकंदर का समकालीन हुआ करता है घनानंद। चाणक्य की हत्या से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके और कौन सा वंश का स्थापना करता है तो मौर्य वंश का स्थापना करता है। इसके बारे में, घनानंद के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पियक्कड़ और सबसे घमंडी शासक हुआ करता है, हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक हम लोग अब देख लिए, यहाँ तक देख लिए। चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं और थोड़ा बातें करते हैं। हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में देख लिए। अब हम लोग मगध जो साम्राज्य हुआ करता है, मगध साम्राज्य में जो दिया गया था, जैसे क्या दिया गया तो मगध में जो बारी 3 वंश हुआ करते हैं, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इस सब को बारी से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लास आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे। कुछ आपको इस क्लास में देखने में कुछ कमी लगता है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके क्लास में एक कमी है, या अच्छा लगा या बुरा लगा, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। इससे आगे लेक्चर लेकर हम लोग आते हैं, मगध के बारे में आगे पढ़ेंगे। हर एक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में बारी से हम लोग देखेंगे। चलिए आज हम इतने क्लास रखते हैं। धन्यवाद।